नमस्कार, मैं हूँ गजानंद वर्मा। कक्षा 11 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक आरोह, पाठ 5 गलता लोहा, उसका पार्ट सेकंड आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे किस प्रकार से धनराम लोहार की दुकान पर हास्य को लेकर के मोहन पहुंच जाता है और हास्य को लेकर चला जाता है, क्योंकि पिता के द्वारा जिस काम को करने में असक्षम था उस काम को वह कर नहीं सकता था। न तो उसकी वैसी गति थी और न उसकी प्रैक्टिस थी। ऐसी स्थिति में पिता की बातें सुनने के पश्चात भी वह कुछ नहीं कर पाया। पिता मजबूर थे, फिर भी वह कुछ नहीं कर पाया और ऐसी स्थिति में वो अपने खेतों की तरफ निकल गया हंसिया को लेकर। किंतु हंसिया तो कुंद हो गए थे, भूटे हो गए थे। उनको दोबारा धार लगाने के लिए वह धनराम लोहार के पास पहुंचता है। उसका एक हाथ धोकड़ी फूंकने में, दूसरा हाथ लोहे को घुमाने में लगा हुआ था। वह मोहन उनके उस कारीगरी को लगातार बैठे बैठे कनस्तर बैठा बैठा देख रहा था, लेकिन वह बोल भी कुछ नहीं रहा था, देख रहा था। और फिर उसके पश्चात आपस में चर्चा की मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में। त्रिलोक सिंह की छड़ी के बारे में वो मोहन की तो बहुत बड़ाई करता, किंतु धनराम की पिटाई भी करता, इनसे पूछता, इनका दिमाग नहीं चलता था। उन्होंने कहा अभी कुछ दिन पहले मास्टर त्रिलोक सिंह की मौत हुई है, बात तक उसकी छड़ी का मुझे डर लगता था। अब इसके बाद थोड़ी देर पहले धमाचौकड़ी मचाते, उठापटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है। कड़े स्वर में पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? अर्थात तुम इधर उधर घूम रहे हो, क्या तुम लोगों ने प्रार्थना कर ली? ये जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेश्वर पहुंचता ही त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते। फिर वहीं कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं है आज। अर्थात वह मोहन जिसकी आवाज़ अच्छी थी, पढ़ाई में होशियार था, सवाल अच्छे निकालता था, इसीलिए जो प्रार्थना आदि होती थी उसके बारे में, सिर्फ मोहन के बारे में वो पूछता। मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में नहीं गायन में भी बेजोड़। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का स्वर का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। कहने का अर्थ वह कि मास्टर त्रिलोक सिंह भी मोहन की बड़ाई करता था। साथ में वह कुशाग्र बुद्धि का विद्यार्थी था, आवाज़ अच्छी थी, पढ़ने में होशियार था और जो प्रार्थना जो होती थी उसका पहला स्वर था हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। पहला स्वर भी मोहन ही उठाता था। इसलिए उस विद्यालय में मोहन की सबसे ज़्यादा पूछ भी थी। मोहन को सबसे प्रतिभावान विद्यार्थी मानते थे। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उससे फिसवी बालक को दंड देने फिर उसे फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। कहने का अर्थ, कोई भी सवाल बच्चों से पूछते, जो सवाल बच्चों को नहीं आते वो सवाल वो मोहन से पूछते। मोहन उसका सटीक सटीक जवाब दे देता। उसके बाद उन बच्चों को दंड देने का काम भी मोहन का होता था। अर्थात मोहन के द्वारा ही उन बच्चों को दंड मिलता था। इस तरह से कक्षा के जितने सारे विद्यार्थी थे उनके मन में भय रहता था और मास्टर त्रिलोक सिंह का तो सभी को डर लगता था
क्योंकि उसकी आवाज़ बड़ी कड़क थी, कड़क आदमी। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए थे या कान खिंचवाए थे। कहने का अर्थ हो गया, जिस प्रकार से अन्य जो विद्यार्थी थे वो मोहन से बहुत मार खा चुके थे, मास्टर त्रिलोक सिंह के मार खा चुके थे, ठीक उसी प्रकार से मोहन भी उन विद्यार्थियों का हमजोली था। और साथ में धनराम ने भी कई बार कान खिंचवाए, कई बार बेंत भी खाई। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उनके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। होशियार होने के कारण धनराम उनसे थोड़ी ईर्ष्या भी करता था, थोड़ा जलता भी, किंतु उनका हमजोली था, साथी था, इसीलिए मोहन के प्रति उनके मन में स्नेह भी था और आदर भाव भी था। इसका एक कारण शायद ये था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकारी समझता रहता था। जातिगत हीनता के कारण, क्योंकि धनराम लोहार था, उसमें जातिगत हीनता थी, हीनता के कारण वह कभी प्रतिद्वंदिता नहीं करता था और ये मानता था कि मोहन के बारे में जितनी सारी बातें कही जा रही है ये मोहन का एक अधिकार है, क्योंकि उस ज़माने में जाति संप्रदाय का बोलबाला ज़्यादा था। इसीलिए मास्टर त्रिलोक सिंह भी चाहता था कि अरे तेरा तो दिन भर का काम लोहे कूटने का है, तेरे में दिमाग कहाँ से आएगा, बुद्धि कहाँ से आएगी, अरे तेरे दिमाग में लोहा भरा रे लोहा, तुम्हें बुद्धि का ताप कहाँ से लगेगा। इस तरह के डायलॉग, इस तरह के व्यंग्य मास्टर त्रिलोक सिंह करता था उस बालक के लिए, जो कि वो चुपचाप सुन लेता था, धनराम सुन लेता था और धनराम का दिमाग भी थोड़ा कम चलता था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। कहने का मतलब मास्टर त्रिलोक सिंह अन्य छात्रों के सामने कहा करते थे, देखेगा एक दिन मोहन बहुत बड़ा इंसान बनेगा और इस स्कूल का नाम रोशन करेगा और स्कूल का नाम ऊंचा करेगा। तो इस तरह की गुंजाइश का विरोध करने में नहीं था बच्चा, जिसको आप कह सकते हैं कि ये बच्चा जो था धनराम, ये इसका विरोध नहीं कर सकता था। उनको पता हो सकता है भाई ये बच्चा होशियार है, मेरे में दिमाग ने, इस तरह की हीन भावना धनराम के अंदर भी थी, क्योंकि जो सवाल धनराम से पूछा जाता उसका कोई जवाब धनराम नहीं दे पाता था। इनसे पहाड़े वगैरह बुलवाते, पहाड़े नहीं बोल पाता और मोहन फटाफट सब काम कर देता था, इसलिए लगता था कि मेरे अंदर वास्तव में ही बुद्धि नहीं है। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़के की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक की स्कूल का मुंह देख पाया था। और बात धनराम की आती है और बाकी गांव के बच्चे तीसरी क्लास तक मान लो, और धनराम ने मात्र तीसरे दर्जे तथा तीसरी क्लास तक पढ़ाई की होगी। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्हें पूछ लिया था, धनवा तेरे का पहाड़ा सुना तो, अर्थात धनवा शॉर्टकट में कहा, धनवा तू तेरे का पहाड़े सुना। अचानक उनके दिमाग में कोई बात आई और उन्होंने धनराम से पूछ लिया कि अरे तेरे का पहाड़ा तो तू सुना, और उन्होंने उनसे पूछ लिया कि तू तेरे का पहाड़ा तो सुना। हाँ, तो उन्होंने पूछा कि तू तेरे के पहाड़े तो सुना, लेकिन उसे क्या है कि तेरे का पहाड़ा याद नहीं था, उस पर विशेष ध्यान। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनवा तेरे का पहाड़ा तो सुना, तेरे तक
12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। तेरे एकदम तेरे, तेरे एकम तेरे, तेरे दूनी 24। कहने का अर्थ है कि धनराम ने 12 तक के पहाड़े तो किसी तरह से याद कर लिए, किंतु 13 का जो पहाड़ा था उसके लिए पहाड़ बन गया। 13 का पहाड़ा उसको आता नहीं था, लेकिन त्रिलोक सिंह ने तो उससे 13 का पहाड़ा पूछा, लेकिन धनराम को 13 का पहाड़ा नहीं आ रहा था, उसके लिए पहाड़ बन गया। और उसने जब बोलने की कोशिश की तो ऐसे बोला, तेरे एकम तेरे, तेरे दूनी 24। सटाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई। इतनी ज़ोर से चोट लगाई कि लकड़ी भी टूट के नीचे गिर गई। जब वो पहाड़ा नहीं सुना पाया तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने लकड़ी ज़ोर से पिंडली पे मारी, जिसके कारण वो लकड़ी भी टूट के नीचे गिर गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। क्योंकि उस ज़माने के अंदर बच्चों की पिटाई जब कोई चीज़ नहीं आती थी तो बच्चों को शारीरिक दंड बहुत ज़्यादा दिया जाता था। वो ज़माना इसी तरह का था। और जब उससे वो पहाड़ा याद नहीं हुआ, 13 का पहाड़ा नहीं याद हुआ, तो उन्होंने कहा, जा नाले के पास जा और वहाँ नाले के पास से मजबूत सी संटी अर्थात मजबूत सी लकड़ी तोड़ कर ला, मैं आज तुम्हें 13 के पहाड़े याद करवाता हूँ। अब देखेगा, ये यही होता था कि जो लकड़ी या संटी तोड़ करके लाता था उसी से उसकी पिटाई होती थी। त्रिलोक सिंह मास्टर का ये सामान्य नियम था, सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। जो भी विद्यार्थी वहाँ लकड़ी लेने जाता था, संटी लेने के लिए जाता था पिटाई के लिए, वह इस बात को नहीं सोचता था कि मैं ऐसी कमज़ोर लकड़ी ले जाऊं क्योंकि इस लकड़ी से मेरी पिटाई होगी। वह इसी आशा और विश्वास से इसी को ध्यान में रख करके लकड़ी लेकर के आता था कि इस लकड़ी से मेरी पिटाई नहीं होगी बल्कि अन्य की होगी। इस प्रकार से जो विद्यार्थी दंड का भागी होता था, लकड़ी का चुनाव भी उसे करना पड़ता था, बलि का बकरा भी उसे ही बनना पड़ता था। अगर कोई विद्यार्थी कमज़ोर लकड़ी ले आता तो उसकी और ज़्यादा पिटाई होती। ऐसी स्थिति के अंदर जिस विद्यार्थी की पिटाई होनी है वह विद्यार्थी लकड़ी का चुनाव करता था। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद ही नहीं हो पाया था। अब ये भी हो सकता है उनके मन में किसी तरह का डर बैठ गया हो, या पूरे घोटे लगाने के बाद में डंडे मारने के पश्चात भी उसने जितना प्रयास करना था पूरा प्रयास किया, लेकिन धनराम को 13 का पहाड़ा याद नहीं हुआ। क्योंकि पहले पिटाई हो गई, टूट गई लकड़ी, दूसरी लकड़ी मंगवाई, उसके पश्चात मास्टर त्रिलोक सिंह ने पिटाई करनी चालू की, 13 का पहाड़ा याद करवाना चालू किया, किंतु पूरा प्रयास करने के पश्चात उससे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया था। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने के बजाय जुबान की चाबुक लगा दी थी, क्योंकि उन्होंने जितना मारना था मार लिया। जब छुट्टी हुई, बच्चा घर जा रहा था, त्रिलोक सिंह बच्चा घर जा रहा था, उस समय मास्टर त्रिलोक सिंह ने दोबारा उससे पूछा, अरे भाई तुम जाने से पूर्व एक बार तुम तो ये पहाड़ा सुना दो। अब की बार लकड़ी का उपयोग न करके जुबान की चाबुक लगा दी, जुबान की आवाज़ लगा दी। अब की बार जुबान की चाबुक लगा दी। अब की बार जुबान की चाबुक लगाई और कहा, हाँ क्या कहा, चाबुक लगा दी, तेरे दिमाग में लोहा भरा है रे लोहा, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकाल कर उन्हें धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी थी। अपने थैले से दरातियाँ निकाली, 5-6 निकाल करके धनराम को दी
और कहा, इनको ठीक करके लाना। धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी थी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे दोंकनी, फूंकनी या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया। कहने का मतलब, पिता की इतनी शक्ति नहीं थी, पिता की इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने बच्चे को और ज़्यादा पढ़ा सके। ऐसी स्थिति में पिता ने अपना जो घर का कामकाज था, जो हुलूहर का काम था, अपने बेटे को सौंप दिया। एक हाथ से धोकनी फूंकना, दूसरे हाथ से हथौड़ा हाथ में ले करके पीट करके किसी वस्तु को शक्ल देना उसका काम था। और अपने पिता से वह सीखने लगा। क्या कहा कि धनराम हाथ पैर चलाने लायक ही हुआ था। धनराम थोड़ा थोड़ा सीख रहा था कि बाप ने उसे दोंकनी, फूंकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया। और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। शुरू में तो उनके पिता ने थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिखाई, लेकिन धीरे धीरे अपने पिता के संपर्क में आने के पश्चात उन्हें धीरे धीरे लोहे की वस्तुओं को शक्ल देना सीख गया। धीरे धीरे अपने पिता के कामों में हाथ बटाने लगा। फ़र्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद की बेंत चुनने की छूट देते थे, वहाँ गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। और जरा सी गलती होने पर छड़, बेंत, हत्ता जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते थे। उनके पिता और अध्यापक में सिर्फ इतना ही फर्क था कि गलती करने पर मास्टर त्रिलोक सिंह छड़ी लाने के लिए उस विद्यार्थी को भेजते जिसको दंडित करना है, उसको चुनाव करना पड़ता था। यहाँ फ़र्क इतना ही था, इनके पिता को जब बच्चा गलती करता तो ऐसी स्थिति में जो भी हाथ में लग जाती जो वस्तु, छड़, बेंत, हत्ता जो भी हाथ लग जाता उसी से उसको प्रसाद दे देते थे, उसी से उसकी पिटाई कर देते थे। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं था। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहजबाज से उनकी विरासत संभाल ली। और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के ऑफ़र को धनराम का ऑफ़र कहने लगे थे। कहने का मतलब कि ऐसे करते करते एक दिन के पिता गंगाराम इस संसार को छोड़ करके चले गए। और किसी को पता भी नहीं चला कि किस प्रकार से अपने पिता की तरह ये भी एक काम करने लायक कारीगर हो गया और धीरे धीरे अपने पिता के सारे कामकाज को ये संभालने लगा। अपने पिता गंगाराम के काम को धनराम संभालने लगा, पूरे काम को ये करने लगा। धीरे धीरे लोगों को ये धनराम गंगाराम ही लगने लगा। कहने का अर्थ हो गया कि पिता की मृत्यु के पश्चात पूरा घर का कामकाज और लोहार का पूरा कामकाज ये स्वयं ही करता था। और अब भी उस अध्यापक की चोट का एहसास, जिसको आप त्रिलोक सिंह कह सकते हैं, अध्यापक त्रिलोक सिंह की चोट का एहसास उन्हें था। शायद इनको सही जगह मिलती, सही रास्ता मिलता, इनके दिमाग में कोई अच्छी बातें भरते तो शायद गंगाराम भी कुछ आगे बढ़ पाता। किंतु जातिगत हीनता के कारण, मन में भावना बैठने के कारण वो ज़्यादा नहीं पढ़ सका। जबकि मोहन के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, आगे चल कर के ये बहुत बड़ा इंसान बनेगा, आगे चल कर के हमारे विद्यालय का नाम रोशन करेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा जाए वही कुछ बने, न दिखने वाला भी बन सकता है। लेकिन अध्यापकों ने भी उस बच्चे के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया। देखिएगा जिस प्रकार से इसने, अध्यापक ने इनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसी मास्टर त्रिलोक सिंह ने अच्छा व्यवहार नहीं है, जिसके कारण ये आगे बढ़ नहीं सका, पिता के व्यवहार के कारण आगे बढ़ नहीं सका। ठीक उसी प्रकार मोहन भी जब घर को छोड़ के बाहर चला गया
तो वहाँ रमेश नामक एक व्यक्ति ने भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वो क्या बनना चाहता था, किंतु व्यवस्था न मिलने के कारण वह भी कुछ नहीं बना सका। एक आम आदमी की तरह छोटा एक कर्मचारी बन पाया। तो देखेगा, जरूरी नहीं है पढ़ा लिखा ज़्यादा इंटेलिजेंट पढ़ने वाला विद्यार्थी आगे बढ़े, कमज़ोर विद्यार्थी में लगन अगर हो तो वह भी आगे बढ़ सकता है। आज सिर्फ इतना ही। थैंक यू। ओके बाय।